Hello students, welcome to all of you on this very result ensuring and enterprising platform of Science World and Sri Science Academy. This is your bio mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट इस समय हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को कुछ अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के बेसिस पे हमने आपसे कहा था कि आप कुछ और करिए। आई होप कि आप आगे से कर रहे होंगे। हमने कहा था कि थोड़ा सा जैसे सेल पढ़ लीजिए, थोड़ी सी बायोमॉलिक्यूल पढ़ लीजिए, मतलब कुछ बातें एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए तो अच्छा रहेगा और आई होप कि आप लोग कर भी रहे होंगे। तो अभी तो मैं प्लांट एनाटॉमी शुरू कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि जो आपके लेवल पे जेनेटिक्स वगैरह आती है, जिसमें आप लंबे चौड़े आप लोग दुनिया भर के क्रॉस कराते हैं, रेशियो निकालते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं, उन सबको बहुत आसान तरीके से छोटे में किया जा सकता है। तो भी आपको थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि उसको भी आज थोड़ा सा बताएं ताकि आप उसको और अपने मन से बढ़ाते जितना कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में से हम लोगों ने पिछले क्लास में पैरेनकाइमा का डिटेल कर लिया था। हमने जनरल कैरेक्टर से लेकर के और उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं और क्या क्या पैरेनकाइमा सेल्स नॉर्मल फंक्शन के अलावा और क्या क्या करती हैं, वो हमने हर बात आपके साथ डिस्कस कर लिया था। मैंने सब बोर्ड पे लिख भी दिया था। आई होप कि आप वो सारी बातें याद कर लिए होंगे। अगर आप लोगों में से किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, हम वहीं से क्लास आपकी शुरू करें। बताइए, हम इसमें आपके कमेंट देख रहे हैं, बताइए आप लोग। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, हम उसको पहले आंसर कर लें फिर आगे बढ़ें। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं आपसे, पहले थोड़ा सा हम कोलेनकाइमा की बात कर लें। तो परमानेंट टिश्यू जो हमारा है, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें से आज हम ले रहे हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। अब देखिए कोलेनकाइमा जो है, देखिए बात यही करना है आपको। सबसे पहले उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना है, उसके जनरल फंक्शंस पढ़ लेने हैं, और उसके बाद देखना है कि क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो वो जो स्पेशल फीचर्स हैं, मॉडिफिकेशन है, उनको भी देखा जाता है। ठीक, तो कोलेनकाइमा देखिए क्या है, आगे चल के आप देखेंगे कि कोलेनकाइमा को भी टाइपिफाई किया जाता है और उसके टाइपिफिकेशन के साथ इसमें वेरिएशंस आते हैं, है ना। लेकिन जो जनरल कैरेक्टर हैं कोलेनकाइमा के, उसी पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। देखिए, कोलेनकाइमा के बारे में पहले याद रखिए, सबसे पहली बात होती है कि ये इलांगेटेड सेल्स होती हैं, ये इलांगेटेड सेल्स होती हैं। सेल्स मतलब यहां पे जो लेंथ होगी विड्थ से कम हो जाएगी। अगर मैं फिगर थोड़ा ड्रा कर लूं, अच्छा पहली बात आपने लिख दिया। दूसरी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, जैसे पैरेनकाइमा सेल्स को हम लोगों ने कहा था यूनिफॉर्मली थिन वॉल्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम फिगर बना के दिखा रहे हैं, इनके एंड्स और कॉर्नर पे यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मैं फिगर बना के भी दिखा रहा हूं, है ना, कि एट देयर एंगल्स एंड कॉर्नर्स, एंगल्स पे और कॉर्नर पे सेल थिक वॉल्ड हो जाती हैं, सेल्स बिकम थिक वॉल्ड। या ध्यान देना, पैरेनकाइमा में सब थिन वॉल्ड था, यहां पे थिक वॉल्ड वर्ड आ गया, थिक वॉल्ड। और क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ ए केमिकल का नाम याद रखिएगा, सेलुलोज
एंड पेक्टिन। अब ये 2 पॉइंट लेके हम फिगर को डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए ऐसा होगा क्या इसमें कि सेल जो यहां पर होती हैं, यहां पे ऐसे रेडियली इलांगेटेड ऐसे सेल्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पैरेन्काइमा में आइसोडायमेट्रिक कहते हैं, यहां पर बोल रहे हैं रेडियली इलांगेटेड ऐसे सेल्स होती हैं। ये आप ध्यान दें इस बात का, ये सेल्स हैं हमारी। और एक बात आप और देख पा रहे होंगे कि अभी हम यंगर सेल्स बना रहे हैं इस तरह से। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो जहां जहां हम एक क्रॉस लगा रहे हैं, ये समझिए ये आपका इंटरसेलुलर स्पेस है ना ये चीज। तो जो ये कोलेनकाइमा सेल्स हैं, तो कोलेनकाइमा सेल जब फार्म होती हैं अपने फार्मेशन के समय, ये भी जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, और यहां पर भी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये यंगर हैं, ये भी है, ये यंगर हैं, यंगर कह लीजिए या जुवेनाइल भी वर्ड यूज किया जाता है, जुवेनाइल कोलेनकाइमा सेल्स। इनका कैरेक्टर क्या दिख रहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चल के हम कहेंगे कि ये पार्शियली या पार्टली थिक वॉल्ड हो जाती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाता है, लेकिन अभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए, आगे हम बोलेंगे, अभी नहीं। अभी कह रहे हैं यंगर हैं, ये जुवेनाइल हैं, अभी भी रिसेंटली फार्म्ड हैं। तो ऐसे में क्या दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ क्या हो दिखाई पड़ रहा है, ये थिन वॉल्ड हैं, थिन वॉल्ड हैं विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, थिन वॉल्ड, यहां पे विथ कर दीजिए, विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। याद रखिएगा, मैं जुवेनाइल सेल की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे गलत पढ़ा रहा है टीचर। जब ये मेच्योर हो जाती हैं तब ये पार्टली थिक वॉल्ड हो जाएंगी और इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं यंगर कोलेनकाइमा सेल की बात कर रहा हूं, अभी मैं जुवेनाइल सेल्स की बात कर रहा हूं और जनरल फीचर की बात कर रहा हूं। आगे चल के हम देखेंगे कोलेनकाइमा सेल्स के भी टाइप होते हैं, उनमें वेरिएशंस आएंगे। हालांकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन तो बस आप कहीं से आएगा, हालांकि हम डिस्कस सब करेंगे, ठीक है ना। यंगर कंडीशन की बात हो गई, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अब कहूं कि यंगर को हटा के मैं मेच्योर की बात कर रहा हूं, अब आपसे अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैं मेच्योर की बात कर रहा हूं, मेच्योर्ड कोलेनकाइमा में क्या होने वाला है, अब देखिए होगा यहां पर ये कि यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे ये फिगर याद, चलिए मैं रेड से बनाता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे यहां पे सेलोज और पेक्टिन का यहां पे डिपोजिशन होगा। ध्यान दीजिएगा, फिगर याद की, अब यही मेच्योरिटी की बात हो रही है, ये थी। अब देखिए यहां पे ऐसे हो गया, यहां पे सेलोज पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया। अब मेच्योरिटी में होता है, ध्यान दीजिएगा, यंगर में नहीं था। ऐसे पूरे सेल वाल पे नहीं, खाली कहां पे, एंड पे, यहां पे कार्नर्स पे, एंगल्स पे यहां पर होगा, यहां पर भी होगा। ये पूरे सेल वाल मत करिएगा, बस ये एंड पे खाली यहां पे कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए। और देखिए इसका रिजल्ट ये है कि जो ये इंटरसेलुलर स्पेस था, क्या हो गया, खत्म हो गया। ये अब ये स्पेस आपका खत्म हो गया, क्योंकि यहां पे सेलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया। देखिए जैसा चेक करिए, ये हो गया। यही बात आपको ढंग से समझनी है, फिगर आपको आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। अब मेच्योरिटी में क्या हुआ है, यही मैं बना रहा हूं, यहाँ पे इनके एंड्स पे क्या हो रहा है, सेलोज और पेक्टिन का, यहाँ पर जो रेड कलर में दिखा रहा हूं यहाँ पे, इस सेलोज और पेक्टिन का मैं डिपोजिशन कर रहा हूं। रिजल्ट ये है कि अब क्या हो, देखिए यहाँ पे सेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे थिक वॉल्ड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इतना दूर अब थिक वॉल्ड हो गई सेल्स, और इंटरसेलुलर स्पेस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये मेच्योर सेल्स हैं, हो गया।
यही फिगर याद रखिए, जो मैं रेड मैंने दिखाया है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन कर रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ। जो हमने रेड कलर यहाँ बनाया क्या है, ये है डिपोजिशन। डिपोजिशन किसका, ऑफ, ये केमिकल रट लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, इसी का डिपोजिशन होता है, ठीक है ना। और इस डिपोजिशन के बाद क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि मैच्योर सेल्स में क्या हो गया, पहला पॉइंट। अब आप देख रहे हैं जहां जहां डिपोजिशन हुआ वहां पर सेल कैसी हो गई, सेल वॉल थिक हो गई, लेकिन बाकी जगह कैसे, थिन वॉल है ना। आप देख रहे हैं पहला पॉइंट क्या हो गया कि डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन हुआ, पूरी फिगर आपके सामने है। डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन कहां पे, एट एंड्स पे एंड कार्नर्स पे, ये डिपोजिशन हो गया। इसका रिजल्ट क्या हो गया कि अब जो सेल्स हैं देखिए जहां जहां डिपोजिशन वहां हो गई थिक वॉल्ड और बाकी जगह पे थिन वॉल्ड, है ना। यानी ये हिस्सा कैसा आ जाएगा, ये पार्ट हमारा हो गया थिक वॉल्ड और ये कैसा है, थिन है। यानी अब मैच्योर्ड कंडीशन में देख रहे हैं कि जो कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं वो पार्टली थिक वॉल्ड होती हैं और पार्टली थिन वॉल्ड, यानी कुछ पार्ट इनका थिक वॉल्ड होता है, कुछ पार्ट इनका थिन वॉल्ड होता है, ठीक है ना। देखिए मैच्योर की बात हो रही है। और क्या देख रहे हैं, दूसरी बात आप ये देख पा रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या, कि अब यहाँ पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एट देयर कार्नर्स इंटरसेलुलर स्पेसेस और ऑब्लिटरेटेड खत्म हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर जो स्पेसेज हैं वो खत्म हो गए, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ऑब्लिटरेटेड या डिसअपियर्ड, लिख दीजिए साफ साफ, डिसअपियर्ड, खत्म हो गए, इमेच्योर कंडीशन में है। तो अब जरा सा कोलेनकाइमा सेल के दोनों कंडीशन पे आप ध्यान दीजिए। एक वहां पे जब अर्ली फॉर्म जो सेल्स हैं, जो इमेच्योर सेल्स हैं, जो जुवेनाइल सेल्स हैं, उनका क्या हाल था। वहां पे हमने देखा था पूरी की पूरी सेल कैसी थी, थिन वॉल्ड थी, लिखा भी था हमने यहाँ पे, थिन वॉल्ड थी, थिन वॉल्ड थी, है ना। और क्या थी, इंटरसेलुलर स्पेस भी था, किसमें, यंगर कंडीशन में। ये बात ध्यान दीजिएगा, हम यंगर की बात कर रहे हैं। यंगर कंडीशन में आप देख रहे हैं जो सेल्स ने कैसी थी, थिन वॉल्ड हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि विथ इंटरसेलुलर स्पेस है। लेकिन जैसे ही सेल मेच्योर हुई आपने बात बदल दिया और अब क्या कह रहे हैं कि सेल जो हैं वहां पे डिपोजिशन हो गया ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, किसका, सेलुलोज का और पेक्टिन का। ये आपको याद रखना था कि डिपोजिशन किसका होता है। रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जहां जहां डिपोजिशन होगा वहां वहां पे सेल जो होंगी वो थिक वॉल्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। और इंटरसेलुलर स्पेस भी खत्म हो गया, देखिए हमने भी लिख दिया है, इंटरसेलुलर स्पेसेस डिसअपियर्ड या ऑब्लिटरेटेड। ये 3-4 बातें आपको मेनली याद रखना, मैंने सब बता दिया। तो यंगर कंडीशन में क्या होता है, ओल्डर कंडीशन में क्या होता है, मैंने फिगर बना बना के आपको दिखा दिया। आई होप कि कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही होगी और कोलेनकाइमा सेल्स के जो बातें हैं वो आप आसानी से समझ गए होंगे, है ना। कोलेनकाइमा सेल्स में जो पिक्यूलियरिटी है आप इसको समझ गए। तो अब आप बताइए, आप में से अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं आप लोग। क्या हमने कहा कि यंगर कंडीशन में सेल में क्या था, याद रखना था, यंगर कंडीशन में सेल थिन वॉल्ड होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। हमने इसी फिगर में पहले दिखाया था। आगे चल के क्या हुआ मैच्योर कंडीशन में, हमने आपको फिगर बना के दिखा दिया और बात हमने लिख भी दिया है। तो इतनी बात यहाँ कोलेनकाइमा सेल्स के बारे में आपको जानना है। सारी बात हम अभी जनरल कर रहे हैं, अभी हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। आगे चल के हम कोलेनकाइमा सेल्स के टाइप भी देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो अर्ली कंडीशन में, अर्ली फॉर्म कंडीशन में पूरी की पूरी कंप्लीट सेल वाल यहाँ पे थिन होती है और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जब मेच्योर होती हैं तब जाकर के डिपोजिशन होता है सेलुलोज पेक्टिन का, और उस कंडीशन में जहां जहां डिपोजिशन होता है वहां वहां पे थिक वॉल्ड हो जाती हैं, जहां पे नहीं होता वहां पे थिन वॉल्ड रहती हैं।
और ये इंटरसेलुलर स्पेस भी भर जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। इतनी सी बात आप और यहाँ पे याद रखिए, ठीक है ना, दोनों याद रखना है। यंगर कंडीशन में क्या हाल है और ओल्डर। देखो समझने पे आप फोकस करिए भाई, बात को समझिए, तब जाके क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा या क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर कोई बदलता है एग्जामिनर, तो आप वहां पे आराम से सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगली बात क्या जानना है, अभी सब जनरल बातें मैं आपसे कर रहा हूं। अगली बात यह है कि इनका फंक्शन क्या है। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर इनकी बात करें तो ये भी कैसी होती है, ध्यान दीजिए। अगर हम मेच्योर की बात करें, मेच्योर्ड कोलेनकाइमा की बात किया जाए, अगर हमने आपको सब दिखा दिया कि क्या होता है मेच्योरिटी में, तो पहली बात क्या होता है कि पार्टली थिक वाल्ड। देखिए जहां जहां डिपाइसन हुआ वहां क्या हो गई, थिक वाल्ड हो गई, और जहां नहीं हुआ वहां पे थिन वाल्ड है, एंड पार्टली थिन वाल्ड। याद रखिए दोनों पार्ट यहां पर हो गया। दूसरी बात आपको याद क्या करना है कि भी कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स हैं, और जनरली इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। जनरली का मतलब कि कहीं होता भी है, आगे हम दिखाएंगे कहां होता है। जनरली विदाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मेच्योर की बात कर रहे हैं, ध्यान दिए मेच्योर्ड सेल की बात हम कर रहे हैं। जनरली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, याद रखना है। अच्छा मेनली कहां पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो मेनली पाई कहां जाती हैं, तो आप याद रखेंगे कि जो डाइकाट स्टेम होता है ना, तो डाइकाट स्टेम का जो एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट हाइपोडर्मिस, वो कोलेनकाइमा सेल्स का बना होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मेनली कहां पाई जाती है, बात याद रखिए, सब पॉइंट आप याद रखें। मेनली फाउंड इन कहां पे, हाइपोडर्मिस पे, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम। हालांकि और भी जगह हो सकती है, लेकिन मेन यहीं पर है, हाइपोडर्मिस ऑफ किसका, डाइकाट स्टेम। एक क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम इज कंपोज्ड या फॉर्म्ड ऑफ, तो आपका आंसर होगा कोलेनकाइमा सेल। लेकिन वही अगर पूछेगा कि हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकाट स्टेम इज फॉर्म्ड ऑफ, तो आपका आंसर हो जाएगा मोनोकाट का किसका हो जाएगा, कोलेनकाइमा का होता है। ये पॉइंट जरा याद रखिए, डाइकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस बनी होती है किसकी, कोलेनकाइमा की, और मोनोकाट की स्क्लेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस होता क्या है, मैं दिखा दूं फट से। देखिए ये होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है ना, मान लिया हमने कह दिया एपिडर्मिस है हमारा, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, हालांकि आप सब आप जानते हैं, तो मैं बस लिख दे रहा हूं, यही नीचे वाला पार्ट यही हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोडर्मिस। तो डाइकाट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है कहां पे, डाइकाट स्टेम का देख रहे हैं, वो बना होता है कोलेनकाइमा का, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक बात समझनी है, वो बात ये है कि देखिए ये भी लिविंग सेल्स हैं, हाँ पार्टली थिन वाल्ड और पार्टली थिक वाल्ड हैं। देखिए क्या लिखा है हम लोगों ने, पार्टली थिक वाल्ड है ना, थिक वाल्ड एंड पार्टली थिन वाल्ड, दोनों पार्ट हैं, लिविंग सेल्स हैं। तो एक लाइन समझिए कि लगभग पैरेनकाइमा सेल्स के जितने फंक्शन आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कोलेनकाइमा सेल्स परफॉर्म कर सकती हैं। एक लाइन में सारी कहानी खत्म। यानी अगर हमने पैरेनकाइमा सेल्स को ढंग से पढ़ा है, तो कोई पूछे कोलेनकाइमा सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो हम बता देंगे कि पैरेनकाइमा सेल्स के ये फंक्शन थे। अगर हमको पहले से याद है तो बस एक लाइन में समझिए कि ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पैरेनकाइमा सेल्स में आल्सो भी परफॉर्म बाय कोलेनकाइमा सेल्स। एक लाइन में कह के कहानी हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी कब पूरी होगी, जब आप पैरेनकाइमा, जो हमने सारे पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आपको पैरेनकाइमा सेल्स के सारे फंक्शन अगर मालूम हो, कि जनरल फंक्शन से लेकर के और स्पेशल फंक्शन, हमने सब एक एक पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया है, शेयर किया है, लिखा है। अगर वो सारे पॉइंट अगर आपको याद हैं,
तो बस एक लाइन में कोलेनकाइमा का फंक्शन पूरा हो जाएगा। क्या कि कोलेनकाइमा सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स द्वारा परफॉर्म लगभग सारे के सारे फंक्शन कर सकती हैं। ठीक है ना, तो बस एक लाइन में मैं खत्म कर रहा हूं इसको, याद रखिएगा आप लोग कि कोलेनकाइमा सेल्स अगर फंक्शन की बात किया जाए तो हम क्या लिखेंगे कि कोलेनकाइमा सेल जो होती है लगभग सारे के सारे फंक्शंस, कोलेनकाइमा सेल्स में परफॉर्म ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस performed by पैरेन्काइमा सेल्स। एक लाइन में सारी बात खत्म हो गई, लेकिन कब खत्म हो गई? अगर आप पैरेन्काइमा सेल्स ढंग से पढ़े हैं तब। अगर आप पैरेन्काइमा सेल्स नहीं पढ़े हैं तो हमने पिछले क्लास में सारी बात हमने बताई है कि पैरेन्काइमा सेल्स का जनरल फंक्शन क्या होता है, कॉमन फंक्शन क्या होता है, और उसमें जो एडॉप्टेशनल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या आ जाते हैं, और अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन पैरेन्काइमा सेल्स और क्या क्या काम करती हैं, वो सारी बात हो चुकी है। और वही बात अगर आपको याद है तो बस हो गया पैरेन्काइमा सेल में, हो गया कहानी खत्म। ठीक है ना, लेकिन कब? जब पैरेन्काइमा याद हो तब, नहीं तो सब आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक बात ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पे एडिशनल होगी, वो क्या? कोलेनकाइमा सेल में भी हमने कहा कि यहाँ पर थिक वाल्ड पार्ट भी है और थिन वाल्ड पार्ट भी है। पैरेन्काइमा सेल्स में क्या था? पैरेन्काइमा सेल्स में मेनली थिन वाल्ड पार्ट था। तो पैरेन्काइमा सेल्स का जब थिन वाल्ड सेल्स हैं तो जनरली पैरेन्काइमा सेल का कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता, यानी पैरेन्काइमा सेल जो सपोर्टिंग रोल में नहीं होती है ना, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देती, क्योंकि थिन वाल्ड होती, वीक सेल्स होती हैं। लेकिन कोलेनकाइमा में क्या कहा गया? कोलेनकाइमा में कहा गया पार्टली थिक वाल्ड और पार्टली थिन वाल्ड, दोनों पार्ट है ना, यानी अबे थोड़ी स्ट्रांग भी हो गई। तो पार्टली थिक वाल्ड होने के नाते याद रखिएगा कोलेनकाइमा क्या करती हैं कि पैरेन्काइमा के सारे फंक्शन तो परफॉर्म करती ही करती हैं, एक और काम करती हैं जो पैरेन्काइमा सेल नहीं कर सकती, और वो क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक एडिशनल पॉइंट याद रखिए, इसमें तो आपने क्या कह दिया कि पैरेन्काइमा सेल में जो जो फंक्शन करने की क्षमता होती है वो सब कोलेनकाइमा में होती है, हो गई बात। लेकिन एक बात एडिशनल है कि पार्टली थिक वाल्ड होने के नाते कोलेनकाइमा सेल का क्या होता है? दे कैन आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये पॉइंट मैं अलग से लिख रहा हूं और ये पॉइंट एडिशनल है। बीइंग होने के नाते, बीइंग पार्टली थिक वाल्ड, being partly thick walled, the colenenchyma cells can provide मैकेनिकल सपोर्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैन प्रोवाइड क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। यही बात आपने पैरेन्काइमा में नहीं लिखा था, सपोर्ट टू कंसर्न्ड, जहां पे पाई जाएंगी कंसर्न्ड पार्ट। ये बात आपने पैरेन्काइमा में नहीं लिखा था, है ना। पैरेन्काइमा सेल्स में मैकेनिकल सपोर्ट की बात नहीं की गई थी। पैरेन्काइमा सेल कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता है, जबकि कोलेनकाइमा में आप देख रहे हैं मैकेनिकल टर्म आ गया है ना, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट की बात आ गई है। ठीक है, तो ये कोलेनकाइमा की जनरल इंफॉर्मेशन है। कोलेनकाइमा के भी टाइप होते हैं, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आज हमने आपको बताया था, हम लोगों ने थोड़ा सा जो टाइटल डाला था आज के क्लास का, वो यही आप लोगों को उत्साहित करने के लिए या कुछ अलग से बताने के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि कुछ टेक्निकल बातें भी हम करें, ताकि आपको थोड़ा सा उसको अगर आप और बढ़ाएंगे तो हम बाकी लोगों से थोड़ा सा आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा सा दिखाने के लिए हम कुछ टेक्निकल, जैसे आपके जेनेटिक्स टेक्निकल टॉपिक आपका जानते हैं,
माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी सी टेक्निकल टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री थोड़ी टेक्निकल टॉपिक है। ऐसे सेल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा उसमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रिकी चीज़ें आपको दे सकते हैं। कुछ वहाँ पे शार्ट्स, कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता सकते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको एनाटॉमी वाली बात यहाँ पे बता दिया। अब मैं थोड़े से टाइम लेकर के कुछ मैं जेनेटिक्स की एबीसीडी टाइप की बातें आपसे कर ले रहा हूँ, कुछ मैं ट्रिक्स और शार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि हमारे जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, जिस पर आप क्वेश्चन आप जानते हैं अच्छा क्वेश्चन आता है और उसमें रेशियो आती है, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और स्पेशली अगर आप यहाँ पे LT GIC या GIC प्रवक्ता की अगर बात कर रहे होंगे, मतलब यूपी PSC के द्वारा होने वाला हेल्ड होने वाले एग्जाम की बात करेंगे, यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। पिछले TGT PGT अपने जो हुआ करते थे वहाँ पे आप जानते हैं कि इजी एग्जाम था, थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा होती हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम रहते हैं। रहते वहाँ भी हैं, एक दो क्वेश्चन वहाँ भी रहते हैं और उन क्वेश्चंस को या तो आप लोग रटते थे, रट के ट्रिक लगाया, टिक लगाया, आपने अगर संयोग साथ दिया तो आपका सही पे लग गया, नहीं तो गलत हो जाता था। लेकिन हम आपको आप तरीका बता रहे हैं जिससे कि उनको आपको कोई आपको वहाँ पे गेस नहीं करना है, आपको वहाँ पे खुद कैलकुलेट कर पाएंगे, इन चीज़ों को निकाल पाएंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा जल्दी थोड़े से टाइम में कुछ बेसिक बातें आपको मैं जेनेटिक्स की बता रहा हूँ, आप इसको आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये मत समझेंगे कि यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ाते पढ़ाते कहाँ वहाँ चले गए, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। हम एक दो क्लासेस में थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता सकते हैं। हमारे पास कुछ ट्रिक्स एंड शार्ट्स हैं जिनके हेल्प से हम टेक्निकल टॉपिक को भी इजी बता सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लीजिएगा, बाकी तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम एक दो क्लासेज में आपको हम करके दिखाते हैं कि जो आप थोड़ा सा वो समझते हैं कि थोड़ी कठिन चीज़ें हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, या उनका कोई ट्रिक्स और शार्ट है तो वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप लोग जानते हो पहले से तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आपको हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं। तो आपने अपने टाइटल में देखा होगा, टाइटल क्या था? टाइटल में हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू प्लस लिखा था ट्रिक्स एंड शार्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। तो अब मैं इस क्लास के दूसरे पार्ट में आता हूँ, ट्रिक्स एंड शार्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। थोड़ी सी बात मैं आपसे करता हूँ, चलिए देखते हैं आपको हम। अब देखिए क्या है, हम जो सेकंड पार्ट का था हम लोग यही लिखा था, आपने देखा पढ़ा होगा, लिखा है ट्रिक्स एंड शार्ट्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स, थोड़ा सा एक नई बात आपको यहां पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पॉपुलरली या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप एग्जाम का खुद देख लीजिए पेपर उठा के, कि वहां पे किसी प्लांट का जीनोटाइप या फिनोटाइप लिखा रहता है। ये वर्ड में बता दूं कि किसी भी प्राणी का, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर हमको बाहर से दिख रहा है, जिसको हमारी आंखें देख पा रही हैं, वो होता है फिनोटाइप। ठीक है ना? हालांकि मैं एक लाइन में मैं लिख भी दे रहा हूं, हालांकि आप जानते भी हैं फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या होता है आप सब जानते हैं क्या? एक्सटर्नली अपियरिंग कैरेक्टर, शार्ट में अगर लिखा जाए तो बस यही होता ही है, एक्सटर्नली। आप ये सारी बात जानते होंगे, ये बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा वर्ड आ गया तो बता दे रहा हूं, अपियरिंग कैरेक्टर्स। मेरा उद्देश्य है कुछ ट्रिक्स एंड शार्ट बताना। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट हमको दिखेगी भाई कि प्लांट हमारा टॉल है कि ड्वार्फ पे लंबा बना, हमको दिखाई पड़ेगा। फ्लावर का कलर हमको दिखाई देता है। तो जो कैरेक्टर हमको बाहर से दिखता है उसे कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है ना? जैसे प्लांट की हाइट हो गई, फ्लावर का कलर हो गया, सीड का शेप, सब हमको दिखाई पड़ता है। जैसे मतलब हम लोग अपनी ही बात करें तो हम लोग मोटे हैं कि दुबले हैं कि पतले हैं, गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं, लंबे हैं कि बौने हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर बाहर से दिखे उसे कहते हैं हम लोग फिनोटाइप। ठीक है ना? और उसके बाद एक और आप टर्म जानते हैं, जीनोटाइप है। और जीनोटाइप में आप जानते हैं कि आप सब जानते हैं, आगे हम लोग और इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, वो ये है कि हर फिनोटाइप के लिए, हर कैरेक्टर के लिए कोई कोई जो होता है जीन रिस्पॉन्सिबल होता है।
और जीन सिंपली आप जानते हैं मोस्टली डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, सारी बात हम बाद में करेंगे। कहीं कहीं पर आरएनए के सेगमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हर कैरेक्टर के लिए, हर फिनोटाइप के लिए कोई कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जिसको हम लेटर के माध्यम से लिखते हैं, जिसका डिटेल हम बहुत ढेर सारी बातें आपसे करने वाले हैं, वो कहलाता है आपका जीनोटाइप। तो शॉर्ट में हम कह रहे हैं जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप जो होता है वही कहलाता है जीनोटाइप, मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम इसमें जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी प्लांट या एनिमल का फिनोटाइप लिखा रहेगा या जीनोटाइप लिखा रहेगा। क्वेश्चन आज ही आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी साल का पेपर अगर आप पलट के देखते हैं तो एक क्वेश्चन जनरली एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप या जीनोटाइप लिखा रहेगा और पूछेगा क्या कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ गिवन फिनोटाइप या जीनोटाइप। मतलब दिए गए फिनोटाइप या जीनोटाइप वाला जो प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गैमेट की डिफिनेशन आपको बता दूं। गैमेट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। गैमेट सिंपली सेक्स सेल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। ये लाइन आप याद रखिए कि गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये टर्म भी क्लियर आपका हो गया। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पे अपने आता हूं। कोई फिनोटाइप में लिखूंगा, फिर जीनोटाइप लिखूंगा और उसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। उसी का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूं। आप न जानते हो तो जान लीजिए, जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, रिवीजन आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट आता हूं, क्या है, ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप मैं लिख रहा हूं। फिनोटाइप क्या है हमारा, देखिए यहां सा एच को आप लोग हाइब्रिड समझिएगा, हाइब्रिड रेड। फिर यहाँ पे पी को प्योर समझिएगा, प्योर टाल। फिर यहाँ पर हमारे पास है हाइब्रिड यहाँ पे राउंड, और फिर हमने कर दिया यहाँ पर हाइब्रिड, हमने यहाँ कर दिया ग्रीन। एक किसी प्लांट का हमने फिनोटाइप लिख दिया। हालांकि फिनोटाइप कुछ भी लिखा जा सकता है, जिसको जो मन करे वो लिख ले। 2 कैरेक्टर लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, चाहे 10 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्वेश्चन क्या है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स फार्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। यही लैंग्वेज रहती है क्वेश्चन की, ऑफ गिवन फिनोटाइप, गिवन फिनोटाइप। यानी जो फिनोटाइप दिया गया है, इस फिनोटाइप वाला जो प्लांट है वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा, यही क्वेश्चन है। और ये पॉपुलरली या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे कोई कैरेक्टर लिखा रहेगा, एच का मतलब आप हाइब्रिड समझेंगे, प्योर का मतलब आप पी का मतलब आप प्योर समझेंगे, ऐसे लिखा रहेगा। हो सकता है पूरा का पूरा हाइब्रिड और प्योर लिखा ही रहता है। तो इसका आंसर हमको बताना है कि ये जो हमने फिनोटाइप लिखा है, इस फिनोटाइप वाला जो ऑर्गेनिज्म है कितने तरह के गैमेट बनाएगा, ठीक। तो आप लोग जरा सा रुक के 2 मिनट इसको सॉल्व करिएगा। जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें आप जो देख रहे हैं इस समय, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक जानते होंगे, इसका जो मैथमेटिकल शार्ट अगर जानते होंगे, छोटा तरीका जानते होंगे, तो आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, एक आप याद कर लीजिए। हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, आप याद कर लीजिए। और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, हाइब्रिड के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा कि हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 याद कर लिए और प्योर के लिए 1 होती है, याद कर लीजिए।
और इनकी वैल्यूज को गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा हाइब्रिड रेड, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई, इनटू देखिए लिखा प्योर टाल, प्योर की वैल्यू 1 होती है, इनटू देखिए यहाँ लिखा है हाइब्रिड राउंड, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, इनटू देखिए यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड ग्रीन, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई, बस गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाए 8। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब यह है कि कोई भी फिनोटाइप लिख दिया जाए, जो मन करे वो लिख ले, कोई हमने 4 लिखा है, आप चाहे 10 कैरेक्टर लिख लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी सी बात याद रहे कि हाइब्रिड के न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 2 होती है और प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, इनको आपस में हमको गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देना है। और अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि हमको 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, तो क्लास 1 का एलकेजी का बच्चा भी जानता है। तो हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, थोड़ा अगर मैं थोड़ी साइंस की बात कर लूं, आगे हम देखेंगे कि जो हाइब्रिड्स होते हैं उसमें 2 तरह के उस जीन के 2 एलील पाए जाते हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी। तो हाइब्रिड्स में दोनों एलील होते हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, इसलिए हाइब्रिड की वैल्यू 2 होती है। अब आगे हम सब ये सब पढ़ेंगे डिटेल में सारी बातें, अभी मैं खाली बस 60 की बात आपसे कर रहा हूं। और जो प्योर होते हैं वहां पे ओनली 1 टाइप का एलील होता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू हमने 1 लिख दिया। ये हो गया रीजन। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे जब जेनेटिक्स का प्योर क्लास पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी फिनोटाइप लिखा हो, आप चाहे 2 कैरेक्टर हो, 400 हो, चाहे 200 कैरेक्टर लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी लंबा लिखा हो, बस हाइब्रिड की वैल्यू 2 होती है, प्योर की वैल्यू 1 होती है, उन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर मिल जाता है। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हाइब्रिड रेट लिखा है, वैल्यू 2 हो गई, इनटू प्योर की वैल्यू 1 हो गई, इनटू देखिए फिर हाइब्रिड की वैल्यू है 2 हो गई, फिर हाइब्रिड है वैल्यू 2 हो गई, सबका हमने गुणा किया था, हमको 8 मिला, यानी हमारा आंसर है 8। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपको जीनोटाइप की प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए फिर मेरा क्वेश्चन है, फिर वही फिनोटाइप दिया रहेगा, इस बार लिखा है, मान लीजिए हमने लिख दिया प्योर, प्योर हमने लिख दिया ड्वार्फ, फिर हम लिखा है यहाँ पे प्योर, प्योर हमने लिख दिया हमने व्हाइट, फिर हमारा यहाँ पर हाइब्रिड, हाइब्रिड मैंने कर लिया यहाँ पे, हाइब्रिड हमने कर लिया यहाँ पे राउंड, और फिर हमने कर लिया हाइब्रिड, यहां हमने कर दिया ग्रीन, और फिर हमने एक और कर लिया प्योर, और प्योर हमने कर लिया यहाँ पे एक्सियल। ठीक है ना। ये सब क्या है, ये पी प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि मेंडल के पी प्लांट में 7 कैरेक्टर स्टडी किए गए थे, तो आपको याद ही होगा, याद कर लीजिए ना याद हो तो। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए हमको आज याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्वेश्चन लिखा ही रहेगा। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि हर फिनोटाइप में प्योर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, हाइब्रिड की वैल्यू वहां पे 2 होती है। कोई रीजन जानना चाहे तो हाइब्रिड में 2 तरह के एलील्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे 2 हो जाती है, प्योर में खाली एक तरह का होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे 1 हो जाती है। डिटेल मैंने कहा कि जब हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे सारी बात आपको वहां डिटेल करेंगे, अभी मैं खाली ट्रिक्स वाली बात यहाँ से आपसे मैं कर रहा हूँ। आई होप कि आपका आंसर निकल गया होगा, यहाँ पर भी आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक, जब भी आप देखिए, जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे, रुक के थोड़ा सा इसको, हमारा आंसर मत देखिए, हमारा आंसर और सॉल्यूशन पहले मत देखिए, पहले मैंने जो ट्रिक बता दिया है उसका यूज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, और खुद जब सॉल्व कर ले आंसर मिल जाए तब आप आगे की वीडियो बढ़ा के और सॉल्यूशन देख के अपना मिला लीजिए हमारे आंसर से अपना आंसर। आई होप कि आपके आंसर आ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए हम भी कर लेते हैं, क्या करना है हमको, हमने बताया प्योर की वैल्यू होती है 1 और हाइब्रिड की होती है 2, यानी प्योर ड्वार्फ की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, चलिए मंजू ने शायद आंसर दिया है 4, चेक कर लेते हैं, हाँ सही होगा। तो प्योर ड्वार्फ की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, इनटू प्योर व्हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, इनटू हाइब्रिड राउंड की वैल्यू, हाइब्रिड की वैल्यू 2 होती है, 2 हो गई, इनटू हाइब्रिड ग्रीन की वैल्यू क्या हो गई, फिर 2 हो गई, और इनटू प्योर यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो आपका आंसर हो गया 4। मंजू इज एब्सोल्युटली राइट, सही है ना। अब तो कोई गलती नहीं होगी ना मंजू, आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। तो इस तरह से कोई भी फिनोटाइप अगर लिखा हो तो हमारा आंसर बिल्कुल तुरंत विदाउट टचिंग एंड पिकिंग पेन, पेन छूने की जरूरत नहीं है भाई, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया। ठीक है ना। इतनी सी बात याद रखनी है, प्योर की वैल्यू होती है 1,
हाइब्रिड की वैल्यू होती है 2, और जिसको जितना मन करे लंबा लिखना हो लिख डाले, हम इसको गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक, आई थिंक कि फिनोटाइप में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं जीनोटाइप पे। तो जीनोटाइप में आप क्या देखें, लेटर्स लिखे होते हैं, और मैं बताऊं कैसे लिखा रहेगा। यहाँ पे जीनोटाइप, जीनोटाइप आप जानते हैं कि जेनेटिक फॉर्म ऑफ कैरेक्टर लिखा रहता है, जेनिक फॉर्म लिखा रहता है, तो वहां पे जीन्स को लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल करता हूं, ध्यान दीजिए। मेरा क्वेश्चन है इस बार ये देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और कैपिटल ई स्मॉल ई, हमने लिख दिया जीनोटाइप। फिर वही क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म विथ गिवन जीनोटाइप। अब जिसको जीनोटाइप जितना लंबा मनकर लिख ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप लोग जानते हो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो हम इसका आंसर बता ही रहे तरीका। क्या करना है, देखिए जरा सा, ये जीनोटाइप लिखा हुआ है। अब समझिए, अगर आपको पेयर में दो तरह के लेटर दिखाई पड़े, पेयर में जितने तरह के लेटर दिखाई पड़ेंगे वही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए में दो तरह के लेटर हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात आप याद रखिए, कोई साइंस मत लगाइए, बिल्कुल सामान्य बात करिए। अगर पेयर में दो तरह के लेटर हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2 हो गया, इनटू, अब देख रहे हैं यहाँ पे खाली एक ही तरह का लेटर, खाली कैपिटल भी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। इनटू याद है, यहाँ पे खाली एक ही तरह का लेटर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो तरह के लेटर हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। इनटू, यहाँ देख रहे हैं दो तरह के लेटर हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई। आंसर मिल गया कितना, 8। कितना इजी है, मतलब हमको जेनेटिक्स या साइंस जानने की जरूरत ही नहीं है भाई इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या बताया कि पेयर में जितने तरह के लेटर होंगे वही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो देखिए, यहाँ पे दो तरह के लेटर हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 हो गई। यहाँ देख, खाली कैपिटल बी दोनों एक तरह के हैं लेटर, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे हो गई। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। मंजू ने आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है, सही है, 8 हो गया आंसर आपका। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा साइंस की बात करें। अगर मैं जेनेटिक्स का टर्म यूज कर लूं, याद रखिए, अगर पेयर में, इसको हम लोग एलील कहते हैं ना, तो अगर पेयर में दो तरह के एलील हैं, कैपिटल लेटर को हम कहते हैं कि डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल कहते हैं रिसेसिव एलील है। तो अगर दो तरह के एलील हैं, कहते हैं हेटेरोजाइगस कहते हैं। थोड़ा अगर साइंस की बात करें तो ये कहलाता है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील है ये। तो हेटेरोजाइगस की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। और अगर पेयर में दोनों लेटर अगर सेम है तो इसे कहते हैं होमोजाइगस, यही है ना, याद करिए। हालांकि मैं फिर कहूं, इसका डिटेल में जेनेटिक्स पढ़ाते समय करूंगा, आज मैं खाली ट्रिक की बात कर रहा हूं। तो आपका होगा होमोजाइगस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो थोड़ा मैंने जेनेटिक्स की बात भी कर दिया कि अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम होंगे तो होमोजाइगस कहलाएगा, और अगर डिफरेंट होंगे, एक डोमिनेंट तो उसको हम लोग हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो ये साइंस की बात है, आप चाहे कोई साइंस मत यूज करिए, सिंपली ट्रिक यूज करिए कि अगर दोनों लेटर अगर डिफरेंट हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल है, दो तरह के लेटर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई। और अगर दोनों लेटर एक जैसे हैं, यानी पेयर में खाली एक टाइप का लेटर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे 1 हो जाती है, और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक ना। चलिए फट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपसे इसको सॉल्व करा लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, ए में जीनोटाइप लिख रहा हूं, देखिए, स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल एस, फिर यहाँ पे स्मॉल जी, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमने लिख दिया जीनोटाइप। ठीक, अब आप बता रहे हैं कि इस जीनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा। मैं पढ़ भी दूं, मैंने लिखा है स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल एस, स्मॉल जी,
एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमने ये जीनोटाइप लिखा है। और मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म विथ दिस जीनोटाइप। इस जीनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए, ट्रिक यूज करिए, साइंस को किनारे रखिए और फट से आंसर निकाल लीजिए। और आप बुक देखेंगे या आप पिछले साल पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए मंजू का आंसर भी आ गया 4। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कितना इजी है, क्या करेंगे, क्या किया होगा मंजू ने? यही किया होगा। देखिए यहाँ एक ही तरह के लेटर हैं, वैल्यू 1 हो गई। देखिए यहाँ दो तरह के लेटर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, वैल्यू 2 हो गई। देखिए यहाँ भी एक ही तरह का लेटर कैपिटल एस, यहाँ वैल्यू 1 हो गई। यहाँ देख खाली एक ही तरह का है, वैल्यू 1 हो गई। इन देखिए यहाँ दो तरह का है, वैल्यू 2 हो गई। गुणा किया तो 4 मिल गया हमको, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब भी हमको इस तरह क्वेश्चन मिले, जब भी नहीं, हर साल मिलता है। पेपर पलट के देखिए, आपके पेपर में जेनेटिक्स वाले यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स वाले टॉपिक का सबसे फ्रिक्वेंटली यानी सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया ट्रिक, आपको छोटा ट्रिक दिखाया हमने कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, फिनोटाइप लिखा है, हाइब्रिड की वैल्यू 2, प्योर की वैल्यू 1, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीनोटाइप लिखा है तो होमो जाएगा, सेट्रो जाएगा, सब मैंने बता ही दिया। खैर उसको भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर पेयर में खाली एक तरह के लेटर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई। अगर दो तरह के हैं, कैपिटल स्मॉल दोनों है, तो 2 हो गई। सबको गुणा कर दीजिए, आंसर मिल गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर करें। बस एक क्वेश्चन और करें, क्लास आपके यहीं रोकते हैं। चलिए आंसर हमारा क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन हमारा है, जीनोटाइप में लिख रहा हूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल जी और कैपिटल एस, स्मॉल एस। थोड़ा बड़ा कर दिया हमने इस बार। जल्दी बताइए आप लोग, जो लोग अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, तुरंत मतलब कुछ सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दीजिए। ए जीनोटाइप मैंने लिख दिया, मैं पढ़ भी दूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल जी, कैपिटल एस, स्मॉल एस। एज का जीनोटाइप है। आपको बताना है क्या? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। आप आई होप कि आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे मेरे लिखने के पहले। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आपको निकालना है, और मैंने कहा आपसे बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। चलिए मंजू का आंसर भी आ गया 8, सही है, बिल्कुल सही है। और आई होप कि आपका ये क्वेश्चन आप सब लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, इनका आंसर हम करके दिखा देते हैं। कैसे? देखिए एक ही तरह का लेटर है, तो यहाँ वैल्यू हो गई 1, इंटू यहाँ वैल्यू हो गई 1, इंटू यहाँ वैल्यू हो गई 2, इंटू यहाँ वैल्यू हो गई 2, इंटू यहाँ वैल्यू हो गई 1, इंटू यहाँ वैल्यू हो गई 1, इंटू यहाँ वैल्यू हो गई 2। आंसर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाए? 8। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग, आप इसको कर लिए तो आप यूं समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे जितना लंबा, देखिए हमने खूब लंबा सा लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइम एक और दो का गुणा ही तो खाली करना है, कैसे निकल जाता है। अब जो दूसरी बात है वो ये है, तो अगली हम बात इस पर करेंगे, थोड़ा सा अगर आप हो सके तो पढ़ के आइएगा। वो ये है कि कोई प्लांट का जीनोटाइप लिखा रहेगा और उसमें पूछ लेगा, गैमेट वहां दे देगा बना के अपने मन से। आप पूछेगा इसमें से कौन सा गैमेट वो ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा। थोड़ा सा और अंदर जाके बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट दे देगा और किसी भी गैमेट का नंबर पूछ सकता है। ये सब ट्रिकी और थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, जहां पर मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आप बाकी जो टॉपिक बड़े सिंपल्स हैं, जैसे लोअर प्लांट हो गया, हायर प्लांट हो गया, लोअर एनिमल, हायर एनिमल, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सबको आती है, पैथोलॉजी सबको आती है, आपको भी आना चाहिए। तो जो टॉपिक सबको आता है वो तो हमको आना ही चाहिए, लेकिन जो थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक हैं, जो थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक हैं, वो सबको नहीं आते भाई। आप लोग जानते हैं, आप छोटे बच्चे थे नहीं, आप सब जानते हैं।
उन टेक्निकल टॉपिक, मैथमेटिकल टॉपिक्स पे अगर आप कमांड कर लेंगे तो आप जानते हो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे बाकी लोगों से और वही आपका सिलेक्शन दिलवा देंगे, वही आपको बाकी लोगों से आगे लीड दिलवा देंगे। तो मैंने वही आपको दिखाने का प्रयास किया कि क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और इजी है, कुछ है नहीं। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी सो कॉल्ड, हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है, लेकिन इससे कठिन वास्तव में होता है। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गई, सेल बायोलॉजी हो गई, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए, इम्यूनोलॉजी के न्यूमेरिकल्स हो गए, जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए। ये क्वेश्चन तो रहते हैं ना, 8-10 क्वेश्चन तो आता ही आता है ना, सब मिला करके। इस पर लोग आप जानते हैं फंसते हैं, उसी पे हमको नहीं फंसना है। और वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि जितने भी कठिन टॉपिक, सो कॉल्ड कठिन टॉपिक, मैं तो कठिन मानता भी नहीं, उसको बिल्कुल ट्रिकी तरीके से, शार्ट तरीके से आंसर निकालने का हम तरीका आपको सिखा देंगे और इस बीच 2-4 दिन में आपको हम करके दिखाएंगे भी, ठीक, ताकि आप ये समझ पाएं कि अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप बाकी लोगों से आगे जाएंगे, हम दोनों मिलके, ठीक है ना। तो इसी नोट पे आज का टॉपिक हम आपका क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। इस टॉपिक को आपने आई होप की हमने दो पार्ट में टॉपिक को बांटा था। एक तो हमने जो शुरू किया था टॉपिक वही परमानेंट टिश्यू हमारा कोलनकाइमा चला, वो हमने बता दिया आपको सारी बातें, और थोड़ा सा हमने आपको एक ट्रिक दिखाने के लिए हमने जेनेटिक्स का पार्ट लिया है। आई होप कि इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। चलिए अगले क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही अपनी ट्रिक्स, मतलब जो जनरल पढ़ रहे हो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी हम आगे चल के कोलेनकाइमा का टाइप बताएंगे। आज हमने कोलेनकाइमा का जनरल बताया है, कल के क्लास में हम कोलेनकाइमा का टाइप बताएंगे और साथ में कुछ आपको हम इन जो डिफिकल्ट और ट्रिकी टॉपिक्स हैं इनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताएंगे। इसी के साथ आज आपकी क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं। आई होप कि आप क्लास आपके लिए यूजफुल होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।